करीब 48 साल की एक महिला जो कि पेशे से प्रिंसिपल होती है, स्कूल में पढ़ाती हैं। वो फ़ोन पर बातचीत कर रही थी अपनी मौसी से। बातचीत करने के दौरान ही उन्हें रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जैसी गिरने की आवाज़ आती है वो अपनी मौसी से कहती हैं कि 1 मिनट रुकना, शायद बिल्ली आ गई है, ऐसा ना हो दूध खराब करके चली जाए या दूध पी के चली जाए। जैसे ही उस महिला ने अपनी मौसी से ये बात कही, इसके बाद वो रसोई की तरफ जब जा रही थी, तो इस बीच में देखती क्या है कि एक चोर है जिसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है और वो रसोई के उस छोटी सी खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो उस खिड़की से बाहर कूदता है, कूदने के दौरान ही जो उसका मास्क था, वो खिड़की में जाकर अटक जाता है। जैसे मास्क अटकता है, उसके बाद वो बेनकाब हो जाता है और जैसे ही वो बेनकाब होता है, तो मैडम के मुँह से आवाज़ निकलती है, "बाबू।" बस इतना कहना था। उसके बाद फिर वो अपनी मौसी से कहती हैं कि तुम फ़ोन रखो, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। मौसी को फ़ोन रखने के लिए बोल देती हैं, फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद उससे इससे पहले कि बातचीत करती, उससे पहले कि उस चोर को कुछ कहती, चोर जैसे कदम तेज़ी से वापस गया था, वो वापस आ जाता है, यानी कि जाता नहीं है, वापस आ जाता है और जैसे ही वो वापस आता है, उसके बाद उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। उसने लगभग मैडम पर 27 वार किए थे उस धारदार हथियार से। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसे गोदने की कोशिश न की हो। उसने उसकी एक ही कोशिश थी कि मैडम के मुँह से जो एक बार नाम निकला है बाबू, बस वो खामोश हो जाए, चुप हो जाए, क्योंकि अगर ये दोबारा निकलता है, किसी को इस बात के बारे में पता चलता है, तो कातिल पकड़ा जाएगा। उसने यही सोचकर वो काम किया था और वहाँ से भाग जाता है। बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस ने लगभग 80 बाबू पकड़े और 80 बाबुओं को पकड़ने के बाद भी पुलिस कातिलों तक नहीं पहुँच पा रही थी। बस यही हैरान करने वाली बात थी कि आखिरकार वो बाबू था कौन? पुलिस ने लगभग 40 अफ़सरों की टीम बनाई जाती है, जिसमें 5 टीम होती हैं। 40 ऑफ़िसर मिलने के बाद उसे बाबू को तलाश करते हैं। जो कातिल होता है, जब वो सामने आता है, तो सब के सब लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का ज़िला नालगोंडा की। नालगोंडा में एक थाना लगता है, थाना कोंडा मल्लेपल्ली, और यहाँ से लगभग 108 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे हुए एक व्यक्ति जिनका नाम होता है राजेंद्र रेड्डी, जिनका व्यवसाय का काम होता है। उम्र जिनकी 50 साल के आसपास होती है। वो अपनी पत्नी रूपा रेड्डी को, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, जो कि पेशे से प्रिंसिपल होती हैं, उनको 12 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पहला फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद मैडम बिज़ी होंगी, स्कूल में होंगी, इसलिए वो फ़ोन दोबारा करते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद जब फ़ोन किया जाता है, तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था, यानी कि पहली बार कोशिश की तब भी फ़ोन नहीं लगा, दूसरी बार कोशिश की तब भी फ़ोन नहीं लगा, तीसरी बार कोशिश करते हैं तब भी फ़ोन नहीं लगता है। इसके बाद उन्होंने उनके विद्यालय में फ़ोन कर दिया। नागा अर्जुन ग्रामर कॉन्सेप्ट स्कूल में जब फ़ोन किया जाता है, जो कि कोंडा मल्लेपल्ली में ही लगता है, उसी एरिया में वो है। इसके बाद उन्होंने वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पूछा कि मैडम से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या मेरी बात करा दोगे? जब बात कराने वाली बात आती है, तो सामने से कहा जाता है कि आज तो मैडम विद्यालय ही नहीं आई हैं, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। आप एक काम कर लीजिए, घर पे बात कर लीजिए। वो कहते हैं कि मैंने घर पर कई बार कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब राजेंद्र रेड्डी ने अपने ही पड़ोसी किराएदार होते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं। उन्हें फ़ोन लगाने के बाद कहते हैं कि मैडम से बातचीत नहीं हो पा रही है, जाकर एक बार आवाज़ लगा दीजिए, हो सकता है कि मैडम सोई हुई हों, थकी हुई हों, आप मेरी बात करा देना। जब इस तरह की बात आती है, पड़ोसी किराएदार उनके घर के दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, मैंने कई बार आवाज़ लगाई, कई बार कोशिश की, आप एक काम करो, आप कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। जब बात दूसरा रास्ता अपनाने की आती है, तब उन्हें याद आती है अपनी एक ख़ास दोस्त जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, जिनका नाम होता है राम मूर्ति, जो कि पेशे से सब इंस्पेक्टर होते हैं और थाना होता है उनका चिंतापल्ली, वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे। अब उनको फ़ोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि क्या आप अपने ऑफ़िस के लिए निकल गए हो कि नहीं निकले हो? उनका, मैं अभी तो ऑफ़िस के लिए नहीं निकला हूँ, लेकिन बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? वो राजेंद्र रेड्डी कहते हैं उस सब इंस्पेक्टर से कि मेरे घर जाकर देख लीजिए, मेरी पत्नी से बातचीत नहीं हो पा रही है, दरवाज़ा अंदर से बंद है और कई बार आवाज़ भी लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब सब इंस्पेक्टर यहाँ से अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि आस-पास के जो 2, 4, 6 लोग थे, उनको साथ लेके चले जाते हैं। जब साथ लेके जाते हैं, तब उन्होंने अंदर का जो दृश्य देखा, उसे देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उनकी जो पत्नी हैं, जो पेशे से प्रिंसिपल हैं, नाम उनका रूपा रेड्डी है, वो खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। तभी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, फ़ोन किया जाता है और फ़ोन जाने के बाद फिर पुलिस की टीम मौके पर आ जाती है। जैसे ही प्रिंसिपल की हत्याकांड के बारे में खबर लगती है,
अब पूरे ज़िला हो या फिर पूरा प्रदेश हो, हर जगह तक ये खबर बहुत तेज़ी के साथ आग की तरह फैल जाती है। जैसे ये खबर फैल रही थी, सोशल मीडिया के अलग माध्यम से लोगों को पता चल रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सबसे पहले ये खबर पहुंचती है उनके विद्यालय में कंडोलेंस हो जाती है, उस दिन की छुट्टी कर दी जाती है और बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों 5 दिन तक आपको यहाँ विद्यालय में नहीं आना है, छुट्टी कर दी गई है। बच्चों की 5 दिन की छुट्टी कर दी जाती है। 12 अगस्त 2026 का ये वाक़या था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार मैडम की हत्या किसने की है, क्यों की है? जो सस्पेक्टेड थे, पुलिस उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच में 40 बड़े जानकार या समझदार कह सकते हैं या फिर होशियार कह सकते हैं, 40 पुलिस ऑफिसरों की टीम बनाई जाती है। टीम में 5 टीमें होती हैं और 40 पुलिस वाले होते हैं और उनसे कहा जाता है कि जो भी बारीक से बारीक आप जांच पड़ताल कर सकते हो, एक-एक छोटे से छोटे पहलू को आप देख सकते हो, देखिए जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कीजिए। सब ये चाहते थे कि आखिरकार कातिल कौन है। तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उनके पति के बारे में पता चलता है, जिनका नाम राजेंद्र रेड्डी होता है। वो मूलतः रहने वाले होते हैं हैदराबाद के, वहीं पर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। करीब 4 दिन तो वो हैदराबाद में रहते हैं और 3 दिन वो अपनी पत्नी के पास इसी जगह पे आते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी प्रिंसिपल होती है। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, नाम जिसका अभिनव रेड्डी है, जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, यानी कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अब इसी बीच में जब उनको ये बात पता चलती है, क्योंकि बात वहीं से शुरुआत होती है, बेटा आता है, बेटे की तहरीर के आधार पर ही एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस प्रशासन इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुट जाता है। जब इस महिला की सीडीआर निकलवाई जाती है, किस किस से बातचीत हुई है, कहीं ऐसा कोई सस्पेक्टेड तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है, तो पता चलता है कि अंतिम बार वो अपनी मौसी से बातचीत कर रही थी और उनके मोबाइल में कोई ऐसा सस्पिशियस बात निकलती नहीं, लेकिन मोबाइल मौके पर मिला भी नहीं था। पुलिस उस मोबाइल की बरामदगी के लिए कोशिश कर रही थी। साथ ही इनकी मौसी से जब बातचीत चल रही थी, मौसी से पूछा जाता है कि आप ही कुछ बताइए, क्या कोई भी जो बारीक से बारीक छोटी से छोटी जानकारी हो आप हमसे साझा करिए। उन्होंने कहा हम तो बस रोज़मर्रा की तरह नॉर्मली बातें कर रहे थे। वो एकदम से रसोई की तरफ जा रही थी, उन्हें लगा कि कोई बिल्ली शायद दूध गिरा देगी या दूध पीने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए वो रसोई की तरफ जाती हैं तो उनके मुंह से एक आवाज़ निकलती कि बाबू। तो जब बाबू वाली बात निकलती है तभी पुलिस के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस यहाँ से अब जुट जाती है और अपने मुखबिर तंत्र को तैयार कर देती है और उस इलाके में जितने भी बाबू नाम के लोग रहते थे, जितने भी बाबू नाम के जितने भी सस्पिशियस थे या फिर कोई अच्छा बुरा जिस भी ख्याल का व्यक्ति था, चाहे उसका नाम बाबू था या नहीं था या फिर कोई बाबू का काम भी कर रहा था, उसको भी पुलिस ने रडार पर ले लिया। इस तरह के लगभग 80 लोगों को पुलिस ने अपनी रडार पर लिया। सभी से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस की जांच में भी यहाँ से कुछ खुलासा नहीं होता है। अब पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 30 किलोमीटर के उस दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी देखा जाता है, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कोई सफलता हाथ लगती नहीं है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। अब इसी स्थिति में जब 5 दिन के बाद इनके 17 अगस्त 2026 को जैसे विद्यालय खुलता है, तो विद्यालय खुलने के बाद अब स्कूल का स्टाफ हो या फिर और भी जो जानकार थे उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है। जब बाबू के बारे में बात आ रही थी तो सभी ने एक ही बात कही कि बाबू तो बच्चों को कहती हैं, स्टूडेंट को कहती हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उनको सबको प्यार से बाबू बोलती हैं। बस पुलिस के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि विद्यालय के अंदर 350 बच्चों से ज़्यादा पढ़ते हैं। अब 350 बच्चों में किसको बाबू कहा जाए, कौन है वो बाबू जो घर पहुंचा था और ये सब कुछ हुआ था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने एक एक बालक से बड़ी सावधानी पूर्वक बातचीत करना शुरू किया और जब बातचीत कर रहे थे, बातचीत के दौरान नाम छंटने शुरू हो जाते हैं। लगभग 13 नाम ऐसे होते हैं जिनसे मैडम की किसी न किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, या मैडम ने उन्हें डांटा था या फटकारा था, या वो मैडम से गुस्सा थे। अब 13 के 13 से एक एक करके जब बातचीत करना शुरू किया जाता है तो 11 से तो बात हो जाती है, लेकिन जो 12वां था और 13वां था वो गायब थे। अब उनके बारे में पूछा जाता है, उनके बारे में पड़ताल की जाती है। उनके मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी जो लोकेशन थी उसके आधार पर पता चलता है कि वो उनकी जो लोकेशन है वो गोवा में है। गोवा में क्या करने के लिए गए हैं क्या नहीं, क्योंकि छुट्टियां तो बीच में हो ही गई थी 5 दिन की, लेकिन वो अभी भी लौट कर नहीं आए थे। पुलिस ने अब उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनकी हिरासत में लेने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। जब कोशिश करना शुरू कर दिया तो आखिरकार पुलिस को 19 अगस्त 2026 को 11:30 के आसपास डेनियाला चौराहा लगता है, वहाँ से एक उनमें से 2 में से एक बाइक पर बैठा हुआ था, वहाँ से गुजर रहा था। जब निकल रहा था पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उसको पकड़ लिया। जैसे उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ था, उस बैग को खोला जाता है, चेक किया जाता है, और चेक किया जाता है तो उसमें 1,54,000 रुपये की नकदी थी। उसके पास एक आईफोन था जो हाल ही में लिया गया था, नया आईफोन था। पुलिस ने सबसे पहले उससे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास ये
आईफोन कहाँ से आया? उसने कहा मैंने अपने पिताजी से पैसे लिए हैं और पिताजी ने ही मुझे मोबाइल दिलवाया है। तो बात कराइए अपने पिताजी से। जैसे ही उधर पिता को फ़ोन किया जाता है, पिता ने साफ-साफ इनकार कर दिया, ना तो मैंने इतने पैसे दिए हैं और ना ही मैंने इसे मोबाइल खरीदने की इजाज़त दी है। बस पुलिस के लिए यहीं से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस ने ना केवल उसको पकड़ा बल्कि जो उसका साथी होता है उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनसे सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहानी जो बताई वही हैरान करने वाली कहानी होती है। करीब-करीब 15 से 20 दिन पुरानी बात है। जो इनके विद्यालय से लगभग 500 मीटर दूर उस लड़के का हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में रूपा रेड्डी जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं, वो जाकर अचानक से रेड डाल देती हैं, यानी कि चेकिंग करने लगती हैं। बच्चे कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियों में तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए या उनके माँ बाप की विद्यालय की शिकायत करें। जब एक एक बालक का जो हॉस्टल में थे उनके बैग चेक किए जाते हैं, उनके सामान चेक किए जाते हैं, तो इसी बीच में जो एक बालक होता है जो कक्षा 10 का छात्र होता है, उसके बैग में कुछ पैसे भी मिलते हैं, उसके बैग में मोबाइल भी मिल जाता है। उससे सवाल किया जाता है कि ये कहाँ से आया, तो उसने वही बहाना बनाया कि मैंने तो अपने पिताजी ने दिया था, उन्होंने कहा कि हारी बीमारी में वक्त बेवक्त ये आपके काम आएगा, पिताजी से बातचीत करवा दो। जब बात पिताजी से बातचीत कराई जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ये झूठ बोल रहा है। जब बात झूठ बोलने की आती है तो मैडम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ, यानी कि उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया जाता है। जब उसे हॉस्टल से बाहर किया जाता है, वो मजबूरी में अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो माँ और बाप उसको बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, फटकारते हैं। तब उसे थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, उसे गुस्सा आता है मैडम के ऊपर। लेकिन इससे पहले ही सेम टू सेम ऐसी ही घटना एक और हो चुकी थी। एक और स्टूडेंट को उसी हॉस्टल से बाहर किया गया था। अब ये दोनों जो निकाले जाते हैं, इनकी और भी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तब ये फैसला करते हैं कि मैडम से तो बदला लेना पड़ेगा। अब इस बदले वाली बात जो आती है तो उन्होंने ये फैसला किया कि पूरे विद्यालय की जो फीस होती है वो इकट्ठी होती है और वो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक के बीच में पैसे इकट्ठे होते हैं और वो मैडम के घर पे ही रखे जाते हैं। वो लगभग 6-7 दिन तक रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद पूरा पता कर लेते हैं। एक स्टूडेंट, उसने अपने आप को पैक किया हुआ था, चेहरे पे मास्क था, हाथों पे ग्लव्स थे। वो घर के बाहर खड़ा हो जाता है ये देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। दूसरा जो स्टूडेंट होता है रसोई के रास्ते से घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो पैसे रखे हुए थे वो आराम से जहाँ रखने थे, मैडम ने को बिल्कुल भी कोई डर ही नहीं था कि उनके पैसे कोई निकाल के भी ले जाएगा। 2.5 लाख रुपए की रकम होती है। वो चुपचाप पैसे निकालता है, निकालने के बाद वहाँ से निकल ही रहा था। मैडम आराम से बातचीत कर रहे थे। ये 11 अगस्त 2026 की देर शाम की बात होती है और जैसे वो लड़का वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा है, उसने अपने आप को हालांकि पैक कर रखा था और जो वो खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की तो जो उसका मास्क था वो फंस जाता है और जैसे मास्क फंसता है उसके बाद उसकी पहचान हो जाती है। मैडम ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन बाबू जो बुलाया तो उसे लगा कि अब इस चेहरे की पहचान हो चुकी है, मैडम सबको बता देगी और मैडम ने सबको बताया तो फिर क्या क्या नहीं होगा। वापस आता है, वापस आने के बाद मैडम पर ताबड़तोड़ वार करता है। वार करने के बाद उनकी हत्या कर देता है। वो भी बहुत ही जघन्य तरीके से। उसकी इस हत्याकांड की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बच्चों को इतनी शानदार तरीके से परवरिश दी जा रही थी वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो बच्चों की जेल होती है उनको वहाँ पर भेज दिया गया। लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जाते जाते आपको ये जताना भी है आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। खासकर वो मोबाइल यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। मोबाइल यूज़ करते हैं तो किस तरह की हिस्ट्री देखते हैं, उनको ये भी चेक करना चाहिए। उनको वो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कि क्या क्या उनका सर्किल है, कहाँ कहाँ से बातचीत करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि ये जो बातचीत कर रहे थे, ये देख रहे थे, इन्होंने यूट्यूब पर ये देखने की कोशिश की कि अमीर कैसे बना जा सकता है। ये ज़्यादा उनकी ख्वाहिश बढ़ रही थी। वो शायद बताया जाता है कि वो बाइक भी खरीदना चाहता था, इसलिए उसने वो गलत रास्ते की तरफ निकल जाता है और ये भी दावा किया जाता है कि उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। शायद यही गलत आदतें थीं जो उसे कत्ल करने के रास्ते पर पहुंच जाता है। वो इतना भयानक रूप से कत्ल कर देता है।